साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री अरविंद विशाल हॉस्पिटल सूर्यगांव भदोही से आज के हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत, ऐसे डॉक्टर साहब से मिलाना चाहूँगा। मेरे कलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं और KGMC लखनऊ से MBBS MS आर्थोपेडिक और काफ़ी अनुभवी सर्जन हैं जिनका हॉस्पिटल इलाहाबाद में है। आज हमारे हॉस्पिटल पे हमारी मित्रता की मुलाकात हुई और इस बीच हमारे जो पेशेंट हैं आर्थोपेडिक के, उनके बारे में, हड्डी की परेशानियों के जो मरीज होते हैं उनके कुछ सवाल मेरे दिमाग में थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से जानना चाहे हैं। तो हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार जायसवाल सर हैं और डॉक्टर साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने हमारे जो पेशेंट आते रहे उनके द्वारा जो पूछे जाते हैं, तो बस बहुत कॉमन सवाल हमारा ये है कि पेशेंट को जब एज 50 या 40 प्लस हो जाती है तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है और घुटने, यहाँ तक कि जो 60 प्लस में होते हैं उनके घुटने इतने परेशान करते हैं कि वो चल फिर नहीं पाते। एक्सरे वगैरह होता है तो मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, आप बताइए थोड़ा सा कि अगर घुटनों में तकलीफ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो उसका क्या इलाज है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, उसके बेनिफिट क्या है या उसका ड्रॉबैक क्या है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस पर प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की जो समस्या है घुटने की, जिसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से उम्र के साथ होने वाली बीमारी, जैसे कि इसमें जो सिम्टम, लक्षण जो होता है, लक्षण के बारे में खैर सर ने सवाल नहीं किया लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि लक्षण में क्या होता है कि पेशेंट बताता है, मरीज़ बताता है कि दर्द होता है और जकड़न रहती है, और उसके साथ साथ कभी कभी कहता है कि हमारे घुटने में आवाज़ भी आ रही है। एक ग्राइंडिंग सेंसेशन होता है कि घुटने में आवाज़ भी लगती है साथ। तो उसमें जहाँ तक उम्र की जब बात आती है तो उम्र में जैसे मान चलिए कि 35 से 40, 40 के बाद 60, 70 तक इस तरह की जो समस्याएं होती है उसको हम यूजुअली जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बनाते हैं, जिसमें कहा जाए कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी। कभी कभी 35 साल में भी लोग आते हैं कि घुटने में दर्द है, उसके साथ और एसोसिएट और जोड़ों में भी दर्द बताते हैं। कभी कभी हमें सोचना पड़ता है कि कहीं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है महिलाओं में, और उनमें घुटनों के साथ साथ अदर जॉइंट में सिमेट्रिकली मतलब प्रेजेंट करता है, जैसे कि कलाई में भी दोनों तरफ दर्द हो रहा है, कोहनी में भी दोनों तरफ दर्द हो रहा है, कंधों में भी दोनों तरफ दर्द हो रहा है, एंकल टकने में भी दोनों तरफ दर्द हो रहा है। उसको कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंफ्यूज ना होकर के वो एक तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको हम बोलते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जो कि ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधी कोशिकाएं हैं वो हमारे जोड़ों के खिलाफ खुद ही कार्य करने लगती हैं। वो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हो गई। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो उम्र के साथ जो बढ़ने वाली जो बीमारी है वो एक तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। उसमें भी ज़्यादातर देखा गया है कि महिलाओं में कंपेयर टू मेल, मतलब कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जल्दी देखा गया, क्योंकि महिलाओं में जो एक हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोन्स की वजह से देखा गया कि उनमें लक्षण ज़्यादा जल्दी विकसित हो जाते हैं। कुछ में जेनेटिकल भी होता है कि उनके परिवार में किसी का अलाइनमेंट पैर का सही नहीं तो उनको जल्दी गठिया होने लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोगों ने बताया सर ने कि हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी महिलाओं में ये बीमारी कॉमन पाई जाती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में डिफरेंस जानना चाहिए, ये एक डॉक्टर ही जानता है। हालांकि सर, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पेशेंट क्या वो तो जानता नहीं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, मतलब गठिया, बतास या क्या? देखिए, हिंदी में तो अगर एक लोकल टर्म में बोला जाए तो बतास ही कहते हैं कि बतास है। अच्छा, बतास है। तो सर ये बताएं कि इसका हम लोग ज़्यादा समय दर्शकों का न लेते हुए जानना चाहेंगे कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मेडिसिन से इसका कुछ है उपचार या फिर और कोई ऑप्शन है? शुरुआती दौर में तो जहाँ तक देखा गया कि मेडिसिन से इलाज है और साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि अगर देखा जा रहा है कि अगर उसके
एक तरफ बॉडी का वेट देखने के बाद लगता है कि वेट के हिसाब से है भाई, वेट के हिसाब जितना इनका वेट है उस हिसाब से इनका जोड़ सहन नहीं कर पा रहा है। जैसे एक मोटा मोटा बताया जाता है कि अगर आपका वजन मान के चलिए कि अगर आप 60 किलो के हैं, तो अगर आप मान के चलिए स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो आपके 120 किलो एक घुटने में वजन है, 120 किलो दूसरे घुटने में वजन है। दूसरा अगर उसी को अगर उकड़ू मुकड़ू अवस्था में आप रखते हैं तो 10 डबल हो जाता है, 240 किलो एक घुटने पे, 240 एक घुटने पे। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि भाई उकड़ू मुकड़ू और आलती पालती मारना, लॉन्ग स्टडी खड़े होकर काम करना थोड़ा अवॉइड करिए। साथ ही दूसरी चीज़ बताते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कि मतलब घुटने के सराउंडिंग जो मांसपेशियाँ हमारी हैं, जैसे थाई में जैसे पीछे की मसल्स है जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, आगे की मसल जिसको है क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, लेग की जो मसल है जिसमें एक वो कहा जाता है सेकंड हार्ट कहते हैं, जैसे काफ की मसल हो गई, और उसके साथ हिप की मसल भी स्ट्रांग रखना चाहिए। तो उसके लिए जैसे साइकिलिंग है, बेसिक एक्सरसाइजेज है। फीमेल के लिए वो प्रॉब्लम नहीं, तो घर में भी मतलब एक स्टैटिक एक्सरसाइजेज के लिए अपना साइकिल्स रखें। तो मसल को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करें, साथ में खाने में भी ध्यान दें। खाने का मतलब जैसे हमारी मसल वियर एंड टियर होता है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अमूमन कहा जाता है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हम खाने को इस तरह से करें कि हमें उतना रिक्वायरमेंट हो, और हम एक्सरसाइजेस करें। और कुछ मेडिसिन है जैसे कि आजकल दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज मेडिसिन है जो सूजन को घटा देती है, तो पेन किलर जिसको बोलते हैं, और साथ में सप्लीमेंट दे देते हैं। अभी कुछ कोलेजन पेप्टाइड्स वगैरह आए, सप्लीमेंट देते हैं, तो उससे मरीज ठीक रहता है और हम घुटने को बदलने या अलाइनमेंट सर्जरी से बचा सकते हैं। अच्छा, फाइनली हमने इतना कर लिया, उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम रहती है तो कभी डॉक्टर ये बोलते हैं आपका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो नी रिप्लेसमेंट की प्रोग्नोसिस क्या है, यानी वो कराने के बाद आदमी कितना सही रह सकता है आगे? पहली बात तो जो एक नी रिप्लेसमेंट का मतलब हम एक आर्टिफिशियल जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमें लगता है कि घुटने को एक जोड़ के रूप में जरूर देखते हैं, लेकिन उसमें 2 कंडाइल्स होते हैं, इसलिए अक्सर देखा गया कि अंदर की तरफ पैर टेढ़ा होने लगता है। तो ये देखना चाहिए कि अगर मेरा एक ही कंडाइल हो, तो झुकने का एक ही पार्ट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए अभी जो सर्जरीज आ गई हैं जो रीअलाइंड ऑस्टियोटमी बोलते हैं, हम उस एंगल को बोन को कट करके हम जो अलाइनमेंट में ला देते हैं, जो एक एक्सिस होती है बॉडी की। तो कभी कभी देखा गया कि जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा तो ग्रो कर गया और पेशेंट पेन फ्री हो गया और अपनी पूरी एक्टिविटीज़ पहले जैसे करने लगा। इससे हम कभी भी घुटने को बचा लेते हैं। जो मोटा मोटा अनुमान दर देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 साल तो निकल ही जाता है। लेकिन उसमें यह है कि आइडियल केस पे डिपेंड करता है कि क्या उसका केवल एक ही कंडाइल इन्वॉल्व है या उसमें एंगुलेशन जो है इतने एंगल से ज़्यादा तो नहीं है, तभी उसके रिजल्ट्स हैं। अगर आपने लेट कर दिया तो फिर उसके अलावा अलाइनमेंट सर्जरी के अलावा भी आजकल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, केवल एक ही पार्ट को बदलेंगे, एक ही कंडाइल को बदलेंगे, जिसमें हम लोग मरीजों को ये बताते हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आपका पैर टेढ़ा हो रहा है और दर्द ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो अलाइनमेंट ऑस्टियोटमी वाली सर्जरी कराइए या यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत सक्सेसफुल है, उसको कराइए। तो टोटल नी की बात हम करते हैं कि पेशेंट अगर मान लो मोर देन 60 है या उसके दोनों कंडाइल इन्वॉल्व हैं, जोड़ का पूरा भाग चला गया नीचे के ऊपर का दोनों, तभी उसको टोटली रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। तो साथियों, आपने सुना कि हमेशा टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, दोनों घुटने हमेशा नहीं बदले जाते हैं, कभी कभी पार्शियल भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये शार्ट जानकारी आप लोगों को हमारे डॉक्टर साहब ने दिया और मुझे उम्मीद है आप लोगों की जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पे मेरे फेसबुक आईडी पे आप नए हो तो प्लीज़ फॉलो करिए। हम इस तरह के तमाम अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।